हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का ओनली आईएएस के टारगेट प्रीलिम 2021 में। करंट अफेयर्स का हम रिवीजन करेंगे एमसीक्यूज़ के थ्रू। आप ओनली आईएएस के टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ओनली आईएएस नथिंग एल्स के नाम से अवेलेबल है। यहाँ आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस से रिलेटेड मटेरियल, गाइडेंस वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और इन वीडियोस की प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको डेट वाइज सारे करंट अफेयर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। पहला आज का हमारा सवाल शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का पहला सवाल। इसमें हमें बताना है कि इंडिया के जो अपनी मॉडर्न हिस्ट्री रही है उसमें मिलिटेंट जो नेशनलिज्म है, उग्र जो राष्ट्रवाद है, उसके ग्रोथ होने के क्या क्या रीजंस हैं, क्या क्या कॉजेज हैं, और हमें करेक्ट बताना है। 4 हमें स्टेटमेंट दिए हैं। पहला दिया है कि डिससेटिस्फिकेशन ओवर द रिफॉर्म्स एंड द लॉज। दूसरा बोला है कि कॉन्फिडेंस एंड ग्रोथ ऑफ द सेल्फ रिस्पेक्ट। तीसरा बोला है इंक्रीज इन द वेस्टर्नाइजेशन इन इंडिया। एंड फोर्थ बोला है कि एमरजेंस ऑफ द ट्रेंड लीडरशिप। देखो ये जब हम बुक पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की तो हमें मिलता है ये देखने को, ये सारी चीज़ें कि भाई मिलिटेंट नेशनलिज्म कैसे हमारे यहाँ पे शुरू होती है। क्योंकि पहले हम देखते हैं कि दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले जी, इनका ज़माना रहता है और ये सरकार के पास जाते हैं, ब्रिटिश हुकूमत के पास जाते हैं, वहाँ पे ये पेटिशन करते हैं, प्रेयर करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, ट्रिपल पी करते हैं और ये सरकार से गुहार लगाते हैं कि हमारे लिए कुछ अच्छा करिए। बट उनकी सरकार जो है वो बात नहीं सुनती है। तो इसके क्या क्या रीज़न है कि बाद में मिलिटेंट नेशनलिज्म शुरू होती है। मिलिटेंट नेशनलिज्म होता है कि हम आज़ादी तुमसे छीन के लेंगे, तुम्हें देनी पड़ेगी आज़ादी। तो पहला हमारा जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। देखिए, एक सरकार ने उस समय, ब्रिटिश हुकूमत ने कई सारे एक्ट बनाए, 1892, फिर 909, 1909। और उस समय जो मॉडरेट्स थे उनको लगता था कि भाई सरकार को जब हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में पता लगेगा तो सरकार हमारे लिए कुछ अच्छा करेगी। बट उनकी जो जितनी भी एक्सपेक्टेशंस थी, उम्मीदें थी, वो सारी जो है वो पानी फिर गया उस पर। क्योंकि सरकार ने जो कानून बनाए उनमें भी ऐसा कुछ नहीं दिया। सरकार ने आईपीसी को अमेंड किया और उसमें सेक्शन 124A ला दिया, यानी कि सेडिशन वाला देशद्रोह का कानून उसमें ला दिया। दूसरे अपन स्टेटमेंट की बात करें तो ये बिल्कुल सही है कि जो ग्रोथ हुई थी सेल्फ रिस्पेक्ट में, हमारे जो भारतीय थे उस समय, उन्हें ये लगता था कि हम कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों से कमज़ोर हैं, हम लोग अंग्रेज़ों की तुलना में कम पढ़े लिखे हैं, हमारे में मतलब टैलेंट की कमी है। ये काफ़ी सारी चीज़ें थी। जब हमें पता लगा कि भाई ऐसा नहीं है, हम भी अंग्रेज़ों के बराबर के मुकाबले के हैं, तो हमारे लोगों में भी ये अवेयरनेस क्रिएट हुई कि हम भी जो है वो अच्छा कर सकते हैं, हमें किसी अंग्रेज़ की ज़रूरत नहीं, हमें अपना स्वराज चाहिए। स्व का मतलब होता है, हिंदी में स्व होता है सेल्फ। ठीक है। स्टेटमेंट नंबर तीसरा भी सही है कि इंक्रीजिंग द वेस्टर्नाइजेशन ऑफ इंडिया। वेस्टर्नाइजेशन जब हुआ तो क्योंकि उस समय जो यूरोप था, यूरोप में चाहे जर्मनी हो, इटली हो, यहाँ पे बड़े बड़े थिंकर्स हुए और वहाँ पे वो डेमोक्रेसी जो है एप्लीकेबल थी। बट इंडिया में जो है वो स्लेव टाइप का सिस्टम था। हम दूसरे एक किसी कॉलोनियल, एक उपनिवेश के हम गुलाम बने हुए थे। तो ये पता लगा कि भाई जो अंग्रेज सरकार है वो हमें तो यहाँ पे दबा के रखती है, लेकिन इनके अपने घर में जो है डेमोक्रेसी इन्होंने एस्टेब्लिश की हुई है। और फिर बाद में बुक्स वगैरह भी मिली, लोग जो हैं वो विदेशों में जाने भी लगे, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो इंक्रीज हुई। और चौथा जो स्टेटमेंट है कि ट्रेंड जो लीडरशिप इमर्ज हुई, कि जो एंटी जो था अपना एंटी बंगाल का जो पार्टीशन था, एंटी पार्टीशन मूवमेंट था, बहुत सारे उसमें लीडर इमर्ज हुए और लीडर्स को ये पता लगने लगा, ये समझ में आने लगा कि कैसे हम किस तरीके से अंग्रेज सरकार का मुकाबला कर सकते हैं, इसको रेजिस्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सारे यहाँ पे सही हैं। और हिंदी में हम इसे यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है हमें, देखो इसमें 2 नंबर में इनकरेक्ट हमें जो है वो चीज़ बतानी है कि कौन सी इनकरेक्ट है। तो स्वदेशी मूवमेंट के अंदर जो एजिटेशन हुआ था, जो विरोध हुआ था, आंदोलन हुए थे, उनके तरीकों के बारे में, उनके मेथड्स के बारे में बात की गई है। 3 अपने को स्टेटमेंट दिए हैं। देखो पहले स्टेटमेंट में बोला है कि इस मूवमेंट में पैसिव जो रेजिस्टेंस था उसको अडॉप्ट किया गया, कि पेटिशंस फाइल करना, मतलब सरकार से याचिकाएं लगाना, सरकार को कोई एप्लीकेशन देना, प्रेयर्स ऑर्गेनाइज कराना, प्रार्थना ऑर्गेनाइज कराना। दूसरे में दिया है कि वर्नाक्यूलर लिटरेचर और एंग्लो इंडियन एजुकेशन को प्रमोट किया गया,
जैसे कि बंगाल नेशनल कॉलेज। वर्नाक्यूलर मतलब जो अपनी जो लोकल लैंग्वेज होती है, देसी भाषा जो होती है। और एंग्लो इंडियन एंग्लो एजुकेशन हम बोल सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा या विदेशी भाषा जिसे हम बोल सकते हैं। तीसरे में हमें बोला है कि रिलीजन को इवॉक किया गया और रिलीजियस जो स्पिरिट है उसको इवॉक किया गया, और बोला गया कि ब्रिटिश जो है वो एक ईवल है, ब्रिटिश जो है वो शैतान है और ब्रिटिश को यहाँ से भगा देना चाहिए। तो स्वदेशी मूवमेंट के बारे में पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये बहुत पीसफुल था। और सरकार के पास हम लोग जो हैं वो पेटिशन लेके जाते थे, सरकार के पास हम लोग कुछ याचिकाएं लेके जाते थे कि आप हमारी बात सुनिए, बट सरकार जो है वो नहीं सुनती थी। तीसरा भी बिल्कुल सही है कि रिलीजन यानी कि धर्म को जो है बहुत ज़्यादा इवॉक किया गया। और अगर हम देखें तो बाल गंगाधर तिलक जी जो है वो शिवाजी के फेस्टिवल, शिवाजी के महत्व ऑर्गेनाइज करवाते थे। गंगा नदी में डुबकियाँ वगैरह लगाई गई, काफ़ी सारी चीज़ें की गई। देखिए दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। रीज़न ये है कि हमने वर्नाक्यूलर लिटरेचर को प्रमोट किया, लेकिन किसी भी तरीके से हमने एंग्लो एजुकेशन को प्रमोट नहीं किया। हमारा मानना था कि ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी या इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो कोई सुपीरियर लैंग्वेज है। हमारी जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, यहाँ पे उर्दू है, हिंदी है या बाकी जो अन्य भाषाएं हैं वो भी उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमने जो है वो इंग्लिश स्कूलों को त्याग दिया, इंग्लिश स्कूलों को हमने छोड़ दिया था। तो इनकरेक्ट पूछा है हमसे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2 ओनली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। और उस समय हिंदू मुस्लिम की जो यूनिटी थी, एकता थी, वो काफ़ी ज़्यादा थी। दूसरा देखिए यहाँ पे बिल्कुल गलत है। तीसरा की अगर बात करें तो तीसरा बिल्कुल जो है वो सही है, क्योंकि शिवाजी महोत्सव, गणेश उत्सव, इसके ज़रिए क्या किया गया कि धार्मिक भावनाओं को जागृत किया गया, यानी कि जो रिलीजियस जो स्पिरिट है उसको इन्वॉक किया गया। हिंदी में आप इसे यहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में दिया हुआ है। दो हमें यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं। दो स्टेटमेंट में देखिए, पहला बोला है कि ये डिफेंस मिनिस्ट्री की सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है और इसमें होम मिनिस्टर जो है वो चेयर करते हैं। दूसरा बोला है कि एक्सपेडियस प्रोक्योरमेंट हो सके हमारी आर्म फोर्सेस के लिए, जो नेवी है, एयरफोर्स है और हमारी जो आर्मी है। तो पहला अगर स्टेटमेंट देखेंगे तो बिल्कुल गलत है। डीएसी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का हेड कौन होता है? डिफेंस मिनिस्टर होते हैं। और दूसरा बिल्कुल सही है कि ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है वो काफ़ी सारे मैटर्स के ऊपर जो है वो डिसीजन लेती है, लाइक हेलीकॉप्टर खरीदना। एक इनके पास एक लिमिट है कि इससे इसके इस लिमिट के अंदर जितने भी जो मनी की जो लिमिट है उसके अंदर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल कोई भी निर्णय, कोई भी फैसला ले सकती है। उससे अगर वो लिमिट क्रॉस हो जाती है तो फिर वो जाता है, मैटर जाता है सीसीएस के पास, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो सुरक्षा वाली समिति है उसके पास जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। देखो पहला गलत है और दूसरा सही है हमारा। हिंदी में आप इसे यहाँ पे देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि थोबल जो मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट है जो कि थोबल रिवर पे बना हुआ है, ये कौन से राज्य के अंदर लोकेटेड है? अरुणाचल, मणिपुर, असम या फिर त्रिपुरा। तो ये जो थोबल जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है ये मणिपुर के अंदर लोकेटेड है। बहुत इजी सा ही अपना क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप इसे देख पाएंगे कि ये मणिपुर के अंदर ये लोकेटेड है। तो जो थोबल डैम है, अपनी जो बहुउद्देशीय परियोजना है, वो मणिपुर के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, फास्टैग के बारे में दिया हुआ है। और फास्टैग के बारे में दो अपने स्टेटमेंट दिए। देखो पहला तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि फास्टैग क्या होता है। देखो ये आजकल अपनी जो गाड़ियां हैं, कार वगैरह जो हैं, इन पे आगे एक स्टिकर लगा रहता है। जब भी हम ये जो विंड स्क्रीन है, ये सामने वाला शीशा है, इसके ऊपर लगा रहता है। जैसे ही हम टोल पे जाते हैं, टोल प्लाजा जहाँ पे टोल का कलेक्शन होता है, वहाँ पे जाना होता है और फिर वो अपने आप स्कैन कर लेता है और हमारे पैसे जो हैं वो कट जाते हैं, जो भी टोल होता है। अदरवाइज़ ये नहीं लगा होता तो क्या होता है कि ड्राइवर को पैसे जो हैं वो देने पड़ते हैं। मान लो कि कहीं पर टोल 55 रुपये, 55 है तो 5 रुपये, ये सब इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अपने को दो स्टेटमेंट दिए हैं। पहला बोला है कि ये RFID टेक्नोलॉजी पे काम करता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करता है, और इसमें जो हमारा प्रीपेड अकाउंट होता है, जैसे मतलब हम इसमें कोई भी पैसे फिल कर सकते हैं, 1000 2000 इस तरीके से, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे कट जाता है। दूसरे में इसमें बोला है कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI और जो अपना IHMC है, इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कॉरपोरेशन, ये दोनों मिलके इसको चला रहे हैं। तो देखो पहला बिल्कुल सही है, RFID पे काम करता है और NPCI ने इसको शुरू किया हुआ, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी।
शायद 2018 के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि इंडिया के अंदर जो हमारे एटीएम मशीन्स होती हैं, ऑटोमेटिक जो टेलर मशीन है जिससे हम पैसे निकलवाते हैं, उनको कौन मैनेज करता है? तो उनको मैनेज जो है वो एनपीसीआई ही करता है। तो पहला अपना सही है, आरएफआईडी पे काम करता है। और दूसरा बिल्कुल सही है। आप यूट्यूब से ज़रूर आप चेक करिएगा, कोई अच्छा वीडियो मिलेगा तो आप बिल्कुल ये चेक करना कि आरएफआईडी कैसे काम करता है, ठीक है। और इन वीडियोस की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज टेलीग्राम पे PDF 48 के नाम से आप सर्च करेंगे। और पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये जो अपने को क्वेश्चन दिए हुए हैं, इस दूसरे में बी आएगा ऑप्शन, ना कि सी। और प्रीवियस जो अपना क्वेश्चन था वो फंडामेंटल ड्यूटीज से था, जो अपने मूलभूत कर्तव्य हैं। ओरिजिनली 10 था और बाद में एक और ऐड कर दिया गया, ठीक है। और अब आज आपको बताना है कि ये तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। और आज आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही आप ज़रूर बताइए। इन वीडियोस को आप अपने साथी बंधुओं के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट ले सकें। ओनली ऐसे जुड़े रहने के लिए आपका सभी का बहुत धन्यवाद।